नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube परिवार शिक्षा सफ़र में। और इस शिक्षा सफ़र के माध्यम से हम आपके सीटेट, सेवेंथ फेज बिहार टेट और यूपी टेट और भी सभी स्टेट्स के परीक्षाओं के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं CDP, EVS और GK, GS, करंट अफेयर्स के ऐसे बहुत सारे वीडियोज हम आपको भविष्य में लाने वाले हैं जो आपके परीक्षा को, आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो आप सभी भाई बंधुओं से मेरा आग्रह है कि मेरे चैनल पर आप बने रहें और इस तरीके के नए नए वीडियो के लिए, अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारे अगला वीडियो आपको आसानी से आप तक पहुंच सकें। और आप सभी भाई बंधुओं से निवेदन है कि इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि और भी भाई बंधुओं को सफलता सुनिश्चित हो सकें और सभी लोग अपनी सफलता को पा सकें। इस शिक्षा सफ़र में हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करेंगे। आज हम आपको लेकर आए हैं आपके लिए CDP का 30 क्वेश्चन का सीरीज जो बहुत ही धुआंधार तरीका से होगा और सभी एग्ज़ाम में ये काफ़ी यूजफुल होने वाला है आज का। तो चलिए हम शुरू करते हैं और ये प्रारूप आपको आपके सामने इसी तरीके से मिलेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो दोस्तों बने रहिए और हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आपके लिए पहला क्वेश्चन सामने है और आप अपना स्कोर भी देखते चलिए दोस्तों कि आप कितने सही बना पाते हैं या कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों और पहला ही है कथन और तर्क। आजकल इस तरीके के क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बहुत अधिक चल रहा है दोस्तों। तो इसको हम देखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन से घबराना नहीं है। आपको हम जूम करते हैं, क्वेश्चन को ज़रा देख लीजिए दोस्तों। तो देखिए, जो पहला जो कथन दिया गया है ये है, बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वह अवस्था अस्वस्थ या अल्पपोषित हैं। तो ये बात सही लग रहा है दोस्तों, क्योंकि अगर आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो कोई बात सीखेंगे कैसे, ग्रहण कैसे करेंगे। तो ये बात सही है। अगर अस्वस्थ बच्चा है तो वो सीखने में तो उसको परेशानी होगा। और इस तरीक़े से उसका तर्क है, विकास के सभी आयाम परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं। शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। सही विकल्प चुनें। तो देखिए ये बात सही है। हमारे सारे आयाम जो है विकास के एक दूसरे से जुड़े होते हैं और शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास को बहुत हद तक प्रभावित करता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि कथन और तर्क दोनों सही है और इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा A और R दोनों सही है दोस्तों। तो इस तरीक़ा से हम कह सकते हैं कि ये हमारा सही है, यानी A और R दोनों सही है और दोनों के लिए हम इसी के साथ जाएंगे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड और बहुत ही तेज़ी से चलेंगे दोस्तों। और मैं चाहूँगा कि आप सब जल्द से जल्द तैयार रहें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने। थोड़ा सा दिक्कत हो गया था दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर आ गया, कह रहा है कि निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है। एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना। तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है, विकास अव्यवस्थित होता है, विकास केंद्र से हाथ पैर की तरफ होता है। तो देखिए इसमें विकास केंद्र से हाथ पैर की तरफ होता है या विकास सिर से पैर की ओर होता है, इसमें इस बात का जिक्र नहीं है। इसमें है कि एक आप देख रहे हैं कि बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है, यानी एक क्रम में सीख रही है, यानी विकास यहाँ जो है क्रमबद्ध होता है। इस बात को भी आप ध्यान दें दोस्तों। और इसलिए हम उत्तर A के साथ जाएंगे, क्योंकि विकास जो होता है क्रमबद्ध होता है। तो ये इसका आंसर A ही होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आप चलते हैं दोस्तों और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चे अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारकों से सीखते हैं। देखिए दोस्तों, आपके लिए मैं एक बात बता दूं
कि ये टीचिंग एग्जाम्स में, कोई भी टीचिंग एग्जाम्स हो, अगर केवल सिर्फ ही शब्द आए, जैसे यहाँ केवल ही शब्द आया है, तो इस तरीके के शब्द आए तो ये नेगेटिव होता है और इसलिए यह जो है कथन गलत है। और हम अब तर्क भी देख लेते हैं। समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है जो एक सुनियोजित तरीके से होती है। जी नहीं, सामाजिक कभी सुनियोजित और एक तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि हम अलग अलग समाज में अलग अलग लोगों के साथ रहते हैं और अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, तो अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। तो इस तरीक़ा से ये दोनों गलत है और इसलिए तो हम चलते हैं, जब ये दोनों गलत हैं तो हम उत्तर को देखते हैं किस में दोनों गलत हैं। तो आप देख रहे हैं डी में जो है, डी में दिया है, यानी इसमें जो सही बात है कि दोनों गलत है, ए और आर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जीन पियाजे, देखिए जीन पियाजे साहब जरूर रहेंगे क्योंकि ये रचनावादी कवि, कवि कह रहे हैं, ये रचनावादी साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इनमें ये जीन पियाजे जी जो हैं, कह रहा है कि जीन पियाजे रचनावाद क्या प्रस्तावित करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में मुख्यतः किस प्रकार प्रगति करते हैं। तो देखिए, पहला वातावरण में अंतःक्रिया करके, अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करके, दूसरों का अनुसरण करके, इनामों की प्रत्याशा करके। तो देखिए ये जीन पियाजे हैं और ये जो है रचनावादी साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं। तो ये कभी भी कोई चीज़ का इनाम के चक्कर में या इस तरीके का सामाजिक अंतःक्रिया, ये व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करके ये नहीं कहेंगे। ये क्या कहते हैं कि वातावरण में ही अंतःक्रिया करके बच्चा पूर्ण रूप से कोई भी चीज़ सीखता है, क्योंकि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है। दोस्तों ये बात दिमाग में हमेशा रखे रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फिर जीन पियाजे से ही आपके लिए क्वेश्चन लिया गया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे संक्रियाओं प्रक्रियाएं कर सकते हैं, वह परिकल्पना निगनात्मक सोच विकसित हो सकती है। तो देखिए निगनात्मक सोच क्या होगा, तो संवेदी नहीं होगा, पूर्व संक्रियात्मक भी नहीं होगा, मूर्त संक्रियात्मक नहीं, अमूर्त संक्रियात्मक होगा। दोस्तों आप ये जान लीजिए, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ही होगा इसके लिए। तो इसमें ही बच्चे जो है हाइपोथेटिकल थिंकिंग इनका डेवलप होता है और अमूर्त चीज़ों को ये सोच सकते हैं बच्चे। अब चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में क्या महत्वपूर्ण है। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की साहब जहाँ भी होंगे तो आप कुछ याद रखिए कि इनके लिए लैंग्वेज, कल्चर और सोसाइटी, ये 3 चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और ये 3 चीज़ जहाँ भी दिखाई दे तो लेव वाइगोत्स्की साहब ही होंगे। यानी ये निश्चित रूप से विश्वास करते हैं कि बच्चा लैंग्वेज में और सोसाइटी और कल्चर के थ्रू बहुत कुछ सीखता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो है इसका आंसर सांस्कृतिक उपकरण ही होगा। बाकी ऑप्शन भी आप देख लीजिए जो है कि क्या बात है, तो परिपक्वता, सजा, अनुकूलन ये सब है नहीं, तो निश्चित रूप से सांस्कृतिक उपकरण ही इसका आंसर होगा। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। दोस्तों जीन पियाजे लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में प्रमुख अंतर क्या है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जीन पियाजे भाषा को उतना प्राथमिकता नहीं देते हैं, वो पहले संज्ञानात्मक विकास को प्राथमिकता देते हैं और लेव वाइगोत्स्की साहब भाषा को ही प्राथमिकता देते हैं। तो मुख्य अंतर क्या है देखते हैं। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर बल दिया है, जी नहीं, उन्होंने भाषा को सेकेंडरी माना है। वाइगोत्स्की ने सीखने में वंशानुक्रम क्षमताओं को प्राथमिकता महत्व दिया है, नहीं, ये भी गलत है। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया, ये थोड़ा सही है। तो सही है तो देखते हैं अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं कि वो क्या है। तो पियाजे ने इस बात पर बल दिया कि बच्ची खुद से व दूसरों की मदद से क्या कर सकती है। नहीं, ये तो वाइगोत्स्की साहब का ही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है इसका हम कह सकते हैं कि 3 नंबर जो आंसर होगा दोस्तों ये बिल्कुल सही होगा। और क्योंकि वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया है, तो ये बात सही है। तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, आपके लिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये बात देख लीजिए, पढ़िए। कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार डैश है जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार डैश है। तो देखिए कैरल गिलिगन थी कौन। सबसे पहले दोस्तों कैरल गिलिगन जो हैं ये थी लॉरेंस कोहलबर्ग की ही शिष्या थी, और इनका मानना था कि जो है लॉरेंस कोहलबर्ग साहब सिर्फ मेल सैंपल लिए थे और फीमेल सैंपल नहीं लिए थे अपने जो शोध किया था। तो उनका मानना है कि नहीं, जो है औरतें जो हैं, औरतों में देखभाल ज़्यादा होता है, केयर ज़्यादा होता है, जबकि पुरुषों में न्याय की भावना ज़्यादा होती है। यानी तो हम ये देख सकते हैं कि पुरुषों में न्याय और औरतों में देखभाल, यानी पहला ही ऑप्शन आपके लिए फिट बैठता है और यही सही भी है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि का प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो दोस्तों आप देखिए हार्वर्ड गार्डनर में के जो बहुबुद्धि सिद्धांत था उसमें कौन सा बुद्धि किस में ज़्यादा सूटेबल है, इस मैच ये देखते हैं किसके साथ क्या मैचिंग है। तो बुद्धि के प्रकार में आप देखते हैं भाषिक अंतः स्थिति अनुपालन संभावना, लेखपाल जी नहीं, ये गलत है। स्थानिक अंतः स्थिति अनुपालन संभावना वास्तुकार, ये सही है। ये शारीरिक गति संवेगात्मक गायक में होता है नहीं, और प्राकृतिक अंतः स्थिति अनुभावना शिक्षक में होता है नहीं। तो देखिए वास्तुकार स्थानिक, यानी इसको आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो स्पेशल इंटेलिजेंस आर्किटेक्ट बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी इसका जो है सेकंड ही आंसर सही होगा। एक वास्तुकार जो है स्पेशल इंटेलिजेंस के साथ समन्वय बना पाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं सर दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी 2020 बहुभाषीयता को किस रूप में मानता है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि किसी भी टीचिंग एग्जाम में एनईपी से क्वेश्चन आएगा ही, और न्यू एनईपी है तो निश्चित रूप से खूब क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों। तो एनईपी को बढ़िया से देखिएगा, हम आपको एनईपी भी बताया जाएगा यहाँ पर इस चैनल पर। तो एनईपी हम आपको बहुत अच्छा से करवा देंगे आगे। फिलहाल अभी क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो बहुभाषिकता को बच्चों के सीखने में रुकावट की तरह देखती है, नहीं, एनईपी ऐसा नहीं देखती है। बच्चों को एनईपी बहुभाषिकता को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। जी ये ही बहुत अच्छी बात है कि पूंजी के रूप में देखती है बहुभाषिकता एनईपी 2020 के अनुसार। तो ये आंसर सही होगा दोस्तों। अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, एक बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन क्या है। तो कुछ सामयिक परीक्षाओं द्वारा किया जाता है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं दोस्तों आपके लिए, देखिए। लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं द्वारा किया जाता है, जी नहीं। बिल्कुल नहीं किया जाता, जी नहीं। को सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है, जी हाँ। देखिए जो मूल्यांकन है ये अलग से कोई बहुत बड़ा भूत या परीक्षा नहीं है दोस्तों, ये सीखने का ही अंग माना गया है हमारे टीचिंग में। तो मूल्यांकन सीखने का ही अभिन्न अंग है, और इसलिए यही आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों की अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है। तो देखिए रट कर सीखना, जी नहीं। पाठ्यचर्या व मूल्यांकन का मानकीकरण, जी नहीं। ये सब नेगेटिव आंसर हैं दोस्तों, हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए। प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण, ये थोड़ा ठीक दिख रहा है लेकिन ये भी सही नहीं है, प्रदर्शन पर हमें ध्यान नहीं देना है। यहाँ संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या, यही दोस्तों सही है, और इसलिए हम इसी के साथ चलेंगे दोस्तों, यही आंसर सही होगा। क्यों, कहीं भी संदर्भ में हो, कॉन्टेक्स्ट में हो, या अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या हो, है ना,
तो यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। इस बात पर ध्यान दें, ये पॉजिटिव आंसर होता है दोस्तों इस तरीके के परीक्षा में, खासकर हमारे टीचिंग में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए ध्यान से। माध्यमिक स्तर की कई कक्षाओं में देखा गया है कि लड़के कक्षा में उत्तर देने के लिए लड़कियों की तुलना में ज़्यादा हाथ खड़ा करते हैं और कक्षा की चर्चाओं में हावी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो देखिए, लड़के ज़्यादा उत्तर दे रहे हैं, लड़कियाँ कम देती हैं, तो देखिए स्वीकारना चाहिए कि लड़के लड़कियों की तुलना में ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही बहुत बुद्धिमान होते हैं, है ना, बहुत सारी लड़कियां भी बहुत बुद्धिमान होती हैं। स्वीकारना चाहिए कि लड़कियों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता नहीं होती है, ये भी गलत है दोस्तों, ये सब पुरानी बातें हो गई। विश्लेषण करना चाहिए कि कैसे जेंडर विभिन्नताएं जन्मजात होती है। जी नहीं, जन्मजात कुछ नहीं होता है, सब कुछ दुनिया में आकर ही होता है। बच्चों के संदर्भ का खुद के शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण करना चाहिए। देखिए, ये बात सही है दोस्तों कि बच्चे का संदर्भ, किस संदर्भ में आप पूरा प्रश्न कर रहे हैं, और आपका शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण भी आपको करना चाहिए। तो बच्चा, हो सकता है आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं जो घर से बाहरी, घरेलू घर से बाहर की चीज़ें हों, खेतीबाड़ी से जुड़ी चीज़ें हों, या और भी बाहरी समाज की चीज़ें हों जहाँ बच्चियाँ नहीं पहुँचती हैं। तो घर के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं अंदरूनी, जिससे आप पूछें तो बच्चियाँ भी बता सकती हैं। तो इस तरीक़ा से हमारा आंसर यही सही होगा, 4 नंबर है, यानी डी नंबर आंसर 4 नंबर सही होगा दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कक्षा को परिभाषित करता है? इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, ये बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावी क्वेश्चन है। कई बार ये आता है सीटेट में, तो कई बार ये क्वेश्चन आया है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कक्षा को परिभाषित करता है? तो पहला ऑप्शन है परीक्षाओं के लिए सीखना नहीं, अनुभवात्मक अधिगम पर बल देना, ये थोड़ा ठीक है। गैर संदर्भित पाठ्यचर्या, शैक्षिक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, शिक्षक केंद्रित। देखिए, शिक्षक केंद्रित कोई भी काम नहीं करना है आपको, तो इसमें जो है गैर संदर्भित पाठ्यचर्या भी नहीं लेना है, तो आपका होना चाहिए अनुभवात्मक अधिगम पर बल देना चाहिए। यही आंसर 2 नंबर बी नंबर सही होगा। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। आपका कितना सही हुआ दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषण व मूल्यांकन जैसे उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करेगा? दोस्तों, इस प्रकार के भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो देखिए, वैसे कौन सा आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे जिसमें बच्चा का मूल्यांकन क्षमता, उसका विश्लेषण क्षमता, उसका जो मानसिक स्थिति का जो कौशल है वो दिखेगा। तो देखिए, अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर पाते हैं और क्यों? तो ये इस प्रकार का जो क्वेश्चन होगा, ये निश्चित रूप से बच्चों को विश्लेषणात्मक ढंग से सोचने पर मजबूर करेगा। उनका जो दिमाग है, जो संज्ञानात्मक कैपेसिटी है, वो बढ़ेगा। तो ये उत्तर बहुत ही सटीक है। आगे फिर भी देख लेते हैं, नागरिक अधिकार अधिनियम 64 का क्या प्रस्तावित करता है? तो देखिए, ये रटा रटाया चीज़ है, बच्चा बता देगा, इसमें उसका कोई तर्कणा विश्लेषण नहीं लगेगा। भारत में कितने राज्य हैं, ये तो तुरंत बच्चा है कि 28 राज्य है, वो बोल देगा। विधानसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, वो नियम याद किया है, 4 बता देगा। तो यानी अभी हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, यानी अपने क्षेत्र में आप निजी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर पाते हैं और क्यों, इस पर उसका विश्लेषण और आकलन और संज्ञानात्मक कौशल का आकलन बहुत अच्छा से हो सकता है। तो हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, विद्यार्थियों के समावेशन हेतु निम्न में से कौन सा प्रावधान दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के प्रतिकूल है? तो देखिए, ऑप्शन देख लीजिए, परीक्षा पत्र को पूरा करने के अतिरिक्त समय, ये अच्छा दिख रहा है। विद्यार्थियों की ज़रूरत पूरी करने हेतु लिपि की सुविधा, ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है। दूसरी और तीसरी भाषा संबंधित कोर्सों की बाध्यता, देखिए यही नेगेटिव है, और हमें नेगेटिव यानी प्रतिकूल ही पूछा है, अगेंस्ट पूछा है, तो नेगेटिव पूछा है और इसलिए हम नेगेटिव के साथ ही आंसर देंगे। अगर आपसे नेगेटिव पूछे तो दोस्तों आप उत्तर भी नेगेटिव ही देंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो बाद में आप फिर गड़बड़ कर देंगे।
तो दूसरी और तीसरी भाषा संबंधित कोर्सों की बाध्यता नहीं होगा। बाध्यता आपको करना ही नहीं है कि दूसरी तीसरी भाषा को बाध्यता करें। आपको फैसिलिटेटर हैं, आप टीचर और वो टीचर नहीं है डिक्टेटरशिप वाले, आप फैसिलिटेटर हैं और फैसिलिटेट करेंगे बच्चों को, चाहे वो बच्चे किसी भी प्रकार के बच्चे हों, है ना, लो एवरेज, बिलो एवरेज, सबको आपको केयर करना है। और इस सरकार आपको इसलिए अपॉइंट भी करेगी। विद्यार्थियों को सीखने की विविध ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक बाधा है? तो देखिए विद्यार्थियों की सीखने की विविध ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक बाधा है? बाधा है यानी नेगेटिव। तो गतिविधियों में कई तरह से संलग्न होना, ये तो अच्छी बात है। अलग अलग तरीक़ों से, कई तरह से राय की अभिव्यक्ति, ये भी कई तरीक़ों से बच्चे राय लेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे समझेंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। कई तरीक़ों से विद्यार्थियों की नामीकरण और क्रमीकरण, देखिए यही आपको नहीं करना है दोस्तों, नामीकरण की तरफ नहीं जाना है, किसी भी स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ नहीं जाना है, और लेबलिंग से तो दूर रहना है। ये नेगेटिव शब्द है दोस्तों टीचिंग एग्जाम में, तो आप इस बात से बचें। और यही नेगेटिव है और हमसे नेगेटिव ही पूछा गया है, तो उसका उत्तर नेगेटिव ही होगा दोस्तों, यही उत्तर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सीधे संचार कौशल और समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती है? तो जो है हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 80 पर थे दोस्तों, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कभी कभी, तो आपको देखना है। मुझे ये देखना था दोस्तों, समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं, तो कौन सा है? तो यहाँ थोड़ा सा इंग्लिश में आप देख लीजिए ताकि आप क्लियर हो जाए कि पूछ क्या रहा है, क्योंकि कई बार आपको हिंदी वाले शब्द थोड़ा सा मुश्किल पहुंचाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल एंड कम्प्रीहेंशन एबिलिटीज? तो ये है डिस्कैलकुलिया, तो डिस्कैलकुलिया मैथ से संबंधित है। डिस्ग्राफिया जो है लिखने से संबंधित है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डिस्फोरिया ये भी नहीं होगा। डिस्फेजिया ये है पढ़ने और समझने और कम्युनिकेशन के लिए, तो डिस्फेजिया पढ़ने से संबंधित है, तो डिस्फोरिया ही हो सकता है दोस्तों, और यही आपका उत्तर होगा। तो चलिए, यानी उत्साह वैफल्य ही को आप मानेंगे, थर्ड को, यानी आपका उत्तर थर्ड होगा। तो ये निश्चित रूप से हम यहाँ इसको देखते हैं। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। लेखन वैफल्य वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि, अब देखिए जो बच्चे लिखने में असुविधा महसूस करते हैं या उनको उसकी प्रॉब्लम है, तो इनके लिए हम क्या करेंगे? कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप के उपयोग की अनुमति दें। मूल्यांकन के लिए लिखित परीक्षाओं का व्यापक, देखिए दोस्तों अब लिखने में ही विद्यार्थियों को प्रॉब्लम है और इसी से आप जुड़े हुए काम देंगे तो कैसे होगा, ये अच्छा नहीं है। सादे अनियमित कागज पत्रों पर लिखना अनिवार्य करें। देखिए जब लिखने में दिक्कत है तो फिर लिखने वाला काम क्यों करवाएंगे? दिए गए कार्यों को पूरा करने के लिए अटल समय सीमा, देखिए अब लिखना में दिक्कत है उसमें भी आप अटल समय सीमा फिक्स कर दीजिए, तो उसका तो जान ले लेंगे बच्चे का, आप सिखाने आए हैं या उसे और मुश्किल पैदा करने आए हैं। तो यहाँ सबसे अच्छा ऑप्शन आपके सामने एक ही नंबर दिख रहा है, यानी कक्षा में आप क्या करेंगे? ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप का प्रयोग कराएंगे, और जो बच्चों को लिखने में दिक्कत है उनको आप इस तरीके के सुविधा प्रोवाइड कराकर और अच्छा उनकी लर्निंग बना सकते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मक वाले विद्यार्थी सृजनात्मकता वाले विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? तो देखिए क्रिएटिव स्टूडेंट्स की विशेषता नहीं पूछा गया है, यानी नेगेटिव हमें उत्तर चाहिए। तो देखते हैं एक एक उत्तर को, देखिए आप आंसर को देखिए। उनकी समस्या को सुलझाने का कौशल उच्च कोटि का होता है, ये बात सही है।
विभिन्न तरीकों से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, ये भी बात सही है। उनमें नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा कम होती है। देखिए यही हमें मिल गया एक नेगेटिव, कम। इनमें कम नहीं होती है जिज्ञासा, इन्हीं में नई नई चीज़ों को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। 4 नंबर, वे अक्सर नए विचारों और नवाचारों। देखिए क्रिएटिव स्टूडेंट में न्यू थिंग्स के लिए हमेशा बहुत उत्सुकता और बहुत सारी चीज़ें सीखने के अवसर रहते हैं। वो आंसर नहीं होगा क्योंकि वो सब पॉजिटिव आंसर हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, माध्यमिक स्तर की, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षकों को क्या करना चाहिए। देखिए माध्यमिक स्तर के कक्षाओं में शिक्षकों को क्या करना चाहिए, अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलन करने के लिए तैयार रहें, है ना। अच्छा देखते हैं, और अपना ध्यान मुख्य रूप से उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वालों पर केंद्रित रखें। देखिए ये गलत है कि सिर्फ तेज बच्चों पर आपका ध्यान रहे। कक्षा में अधिगमकर्ताओं की विविधता को अनदेखा करें, ये भी आप अनदेखा करने नहीं गए हैं। मूल्यांकन केवल एक मानकीकृत तरीके से, देखिए मानकीकृत केवल, यहाँ तो दो दो नेगेटिव शब्द हैं, तो ये आंसर होगा नहीं। यानी सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर आपका आंसर 1 ही है, जो आवश्यकता के अनुसार अनुकूलन को बनाए रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं दोस्तों, और बहुत ही तेज़ी से देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। और अभी तक आपका कितना सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। चलिए कथन और कारक का और क्वेश्चन आ गया। तो कथन देखिए क्या कर रहा है, किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को विपरीत दृष्टांतों और उदाहरणों पर विचार मंथन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये तो पॉजिटिव है कि आपको अगर कोई पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो उसमें डिकन्स्ट्रक्चुअल एग्जाम्पल्स भी लें तो ज़्यादा और भी अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट अच्छा बनेगा दोस्तों। अब तर्क देखते हैं, गैर उदाहरण किसी संप्रत्यय को समझने में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। देखिए ये भूमिका निभाते हैं, है ना। किसी चीज़ को अगर जैसे आप पेन पढ़ा रहे हैं तो माउस या लैपटॉप सॉरी छड़ी दिखा के ये बता सकते हैं कि ये पेन वाला काम नहीं कर सकता है। तो इसलिए गैर संदर्भित चीज़ों को होना ज़रूरी भी है, उससे अंडरस्टैंडिंग और अच्छा क्लियर होती है। तो यानी आप देख रहे हैं कि क्या कथन सही है लेकिन कारक गलत है, यानी ए सही है और आर गलत है। तो हम इस तरीके का आंसर पर जाएंगे जिसमें ए सही हो और आर गलत हो। तो देखिए 3 नंबर में ए सही है और आर गलत है, तो यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों। इस तरीके के प्रश्न में आपको घबराना नहीं है दोस्तों, बहुत अच्छा से समझना है चीज़ों को और तब आपको आंसर देना है, ये नहीं कि घबरा कर आप गलती कर दे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 देखते हैं। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी अपने लिए निर्धारित व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी अपने लिए निर्धारित व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। तो देखिए हम देखते हैं, उनकी विफलता को अपमानजनक और शर्मनाक माने नहीं। आपको कोई भी विद्यार्थी कुछ करता है, कुछ सीखता है, तो आप उसको अपमानजनक या शर्मनाक नहीं मानेंगे। इन विद्यार्थियों को निष्कासित करें, निष्कासित करने आप नहीं गए हैं। भविष्य के प्रयासों में उनसे सफलता की बहुत कम उम्मीद रखें। जी नहीं, बहुत लोग बहुत बार असफल होने के बाद भी बहुत बड़ी सफलता को हासिल करते हैं, तो ऐसा आप कभी नहीं करेंगे। विफलता को सीखने की विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में के एक भाग के रूप में देखें, ये सही है। देखिए विफलता जो होती है सफलता की पहली सीढ़ी होती है, तो आप विफल को कभी नेगेटिव ना लें, इसको पॉजिटिव वे में बच्चों के संज्ञान में इसको लाएं और भरें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के घोषणात्मक ज्ञान का आकलन करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। तो देखिए एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को घोषणात्मक ज्ञान, तो सबसे पहले मैं आपको घोषणात्मक ज्ञान बता दूं, यानी ये होता है डिक्लेरेटिव नॉलेज, और डिक्लेरेटिव नॉलेज में होता है कि प्रूव्ड, जो प्रूव्ड है पहले से कोई चीज़, वो खासकर मैथमेटिक्स और साइंस में जैसे फार्मूलाज होते हैं या थ्योरीज होती हैं जो पहले से वैज्ञानिक या और मैथमेटिशियन उसको प्रूव कर चुके होते हैं, तो उस तरीके की चीज़ों को हम घोषणात्मक ज्ञान कहते हैं। चलिए देखते हैं एक केक कैसे तैयार किया जाता है। ये प्रोसीजरल ज्ञान है,
तो ये इसको हम नहीं लेंगे, हमें घोषणात्मक चाहिए। ऊबड़ खाबड़ इलाके में साइकिल कैसे चलाएं, ये भी नहीं है। आयतन की गणना सूत्र क्या है, ये है, ये मैथ से है। गेहूं के रोपण के लिए मिट्टी तैयार की प्रक्रिया, ये भी एक प्रोसीजरल है। तो आपको आयतन की गणना का सूत्र ही क्या है, यही होगा घोषणात्मक यानी डिक्लेरेटिव नॉलेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के अधिसंज्ञानात्मक विकास को सुसाध्य करना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इससे उद्देश्य के लिए सहायक नहीं होगा। तो देखिए नहीं होगा तो मूल्यांकन, प्रबोधन, योजना बनाना, रट कर याद करना, यानी नेगेटिव पूछा है। तो देखिए ये सब सही है, मूल्यांकन करना, प्रबोधन करना, योजना बनाना, लेकिन रट कर याद करना ये नेगेटिव है और नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव ही आंसर होगा हमारा। दोस्तों रट कर ये नेगेटिव होता है, रटना याद करना ये सब नेगेटिव है। समझना, अंडरस्टैंडिंग बनाना, कॉन्सेप्ट बनाना, ये हमारा पॉजिटिव आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संरचनावादी दृष्टिकोण अधिगम को किस प्रकार निर्दिष्ट करता है। संरचनावादी दृष्टिकोण अधिगम को किस प्रकार निर्दिष्ट करता है। अव्यवस्थित और एक तरफा, नहीं। स्वभावहीन और पृथक, जी नहीं। पारस्परिक और सक्रिय, ये थोड़ा ठीक है। निष्क्रिय और निर्भर, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए ये पारस्परिक और सक्रिय ही ज़्यादा यहाँ प्रबल आंसर है और यही सही होगा दोस्तों। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 की तरफ और हम अब लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। आप बताइए आपका कितना सही हुआ दोस्तों। और हम अगला सीरीज फिर लेकर आएंगे और भी बहुत सारे जीके, ईवीएस भी लाएंगे ताकि सीटेट वालों के लिए भी फायदेमंद हो दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कदम विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों में बाधा डाल सकता है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल में बाधा डाल सकता है। तो हम देखते हैं। समस्या को समझाने के लिए स्कीमा संरचना को सक्रिय करना, ये तो पॉजिटिव है। समस्या के बारे में प्रासंगिक जानकारी का ध्यान केंद्रित करना, ये भी पॉजिटिव है। किसी समस्या को प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट तरीके पर अटक जाना, देखिए यही जो है नेगेटिव आंसर है। एक ही मेथड पर आप रुक जाएं कि हाँ इसी से बनाएंगे और नहीं बनाएंगे, और इससे नहीं आ रहा है तो हम दूसरा मेथड नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये गलत है। एक समस्या को कई तरीके के अलग अलग समाधानों के द्वारा और समाधान करना चाहिए और वहीं बच्चों को भी बताना चाहिए। तो यही आंसर नेगेटिव है और हमें नेगेटिव ही पूछा है, तो नेगेटिव का आंसर हमें नेगेटिव ही देना है। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में कि बाधा पूछा है, यानी नेगेटिव। बाधा कौन पहुँचाएगा, तो नेगेटिव ही तो पहुँचाएगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होगा। अब हम 28 क्वेश्चन नंबर पर आ गए। संज्ञानात्मक विकास के समकालीन दृष्टिकोण भ्रांतियों को किस प्रकार देखते हैं। तो देखिए संज्ञानात्मक विकास के समकालीन दृष्टिकोण भ्रांतियों को किस प्रकार देखते हैं। जैसे बच्चों में कोई भ्रांति है, कुछ गलती भी करते हैं बच्चे, तो इसको जो है संज्ञानात्मक विकास के समकालीन दृष्टि में इसको पॉजिटिव देखा जाता है दोस्तों। तो देखते हैं पॉजिटिव कौन सा है। पूरी तरह से महत्वहीन और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक बाधा है, जी नहीं। आमतौर पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में पाए जाने वाले उच्च क्रम के अधिसंज्ञानात्मक कौशल, ये भी नहीं। सहज विचार और समझ जो व्यक्ति विशेष के पिछले अनुभव में निहित है, ये सही है दोस्तों। तंत्रिका संबंधित कमी और पठन वैफल्य का पहचान लक्षण, ये सबसे अच्छा, ये इसमें 3 नंबर है। सहज विचार और समझ जो व्यक्ति विशेष के पिछले अनुभव जहाँ दिखे, ये बहुत अच्छा शब्द है, तो इसलिए और निहित होना चाहिए, तो पिछला अनुभव, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। 3 नंबर ही इसका आंसर होगा। अब चलते हैं 29, सेकेंड लास्ट है। प्रदर्शन परिहार लक्ष्य रखने वाले विद्यार्थियों का ध्यान निम्न में से किस पर केंद्रित रहता है। तो देखिए स्टूडेंट विद परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल्स फोकस ऑन, तो जो बच्चे प्रदर्शन परिहार होंगे यानी जो है परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल वाले होंगे, तो जब आप कोई भी परफॉर्मेंस करेंगे, अच्छा करेंगे, तो क्या होना चाहिए, आपका अनुभव कैसा फीलिंग होगा। क्या आप गतिविधि का आनंद लेंगे, असफल होने का डर रहेगा, सफलता की आशा रहेगी, गर्व की भावना रहेगी। तो देखिए आनंद, गतिविधि का आनंद लेंगे, बिल्कुल सही। उसके बाद से गर्व की भावना भी होगी, सफलता की आशा भी रहेगी,
लेकिन ये असफल होने का डर क्यों, तो अवॉइडेंस पूछा है हमसे। स्टूडेंट्स विथ परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल फोकस ऑन, तो किस पर फोकस करेंगे बच्चे, है ना। तो सबसे ज़्यादा प्रदर्शन परिहार, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं दोस्तों। प्रदर्शन परिहार लक्ष्य रखने वाले विद्यार्थियों का ध्यान निम्न से किस पर केंद्रित रहता है। अच्छा, अवॉइड करना है दोस्तों, तो अवॉइड कैसे करना है, अवॉइडेंस है तो आनंद को तो अवॉइडेंस नहीं करना है, और सफलता की आशा भी रखनी है, यानी एक निगेटिव आंसर दिख रहा है 2 नंबर, और यही होगा, है ना, अवॉइडेंस। इसको अवॉइड करना है अगर आप प्रदर्शन अच्छा करना चाहते हैं तो, असफल का डर नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन लास्ट 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन का लेवल, ये कितना खतरनाक लेवल है। इस तरीके के लेवल्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में। किसी कार्य की सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और समरूपी कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों में वृद्धि कर पाएगा। तो देखिए, किसी कार्य की सफलता या विफलता निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा समरूपी कार्यों में संलग्न होने के किस प्रकार का मोटिवेशन होना चाहिए कुल मिला के, ताकि बच्चे फ्यूचर में और वृद्धि कर सकें, विकास कर सकें। तो तो कैसा मोटिवेशन होना चाहिए, बाहरी गैर नियंत्रणीय नहीं, बाहरी स्थिर नहीं। देखिए, बाहरी जब तक मोटिवेशन रहेगा तो उतना काम नहीं हो पाएगा जितना आंतरिक होना चाहिए। तो आंतरिक और स्थिर ये थोड़ा चाहिए, लेकिन स्थिर नहीं रहना चाहिए। आंतरिक नियंत्रण है, ये सही है। आपका मोटिवेशन, बच्चों का मोटिवेशन क्या होना चाहिए, आंतरिक रहना चाहिए और नियंत्रण में रहना चाहिए, और यही बहुत ही पॉजिटिव आंसर है, और इसलिए यही होगा दोस्तों। तो चलिए, आपका दोस्तों आज जो है 30 का 30 क्वेश्चन आज करा दिया गया। आपका 30 में कितना सही हुआ आप ये ज़रूर बताएं कि आपका जो है 28 हुआ, 29 हुआ, है ना, या कितना हुआ, आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और हम फिर आपके लिए बहुत ही जल्द EVS बिहार स्पेशल का भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे, और EVS का लेकर आएंगे, ताकि सीटेट वाले भाई बंधुओं का भी इसमें हो सके और वो भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार चलते चलते हम आपको कह दें कि हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि अब सारा नोटिफिकेशन अपडेट होते रहे आपके लिए। तो इसी के साथ हम शिक्षा सफ़र के इस शुरुआत को सैल्यूट करते हैं और आपकी सफलता के लिए कामना करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।